जी, तो आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, जो कि 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का मेजर टॉपिक्स में से पहला टॉपिक है। तो गैस एक्सचेंज इन प्लांट में हमने ये देखना है कि पौधों के अंदर हवा का एक्सचेंज कैसे होता है। एज एन ह्यूमन बीइंग्स तो माउथ और अदर रेस्पिरेटरी सर्फेसेज अवेलेबल है ना, जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। प्लांट्स में ये सब कुछ कैसे होता है, ये अब हमने देखना है। तो इसमें इसमें ये लिखा हुआ है बच्चे के प्लांट्स जो हैं, प्लांट के पास कोई भी ऑर्गन अवेलेबल नहीं होता। प्लांट्स डोंट हैव एनी ऑर्गन और सिस्टम टू कैरी गैसेस एक्सचेंज, देयरफॉर ईच सेल हैज़ टू डू बाय इट्स ओन। हर सेल को अपनी मदद आपके तहत ही काम सर अंजाम देना होता है। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा। इसका डिफरेंट मैकेनिज़म्स, डिफरेंट मेथड्स हैं आपकी बुक में मेंशन किए हुए। अब उन्हीं को हमने डिस्कस करना है। मेथड्स ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो इसमें है कि अ, इसमें बेटा चार मेथड्स हैं, जो कि दो जो हैं बिल्कुल आपकी उसमें लिखे हुए थे। दो तो एज सच ही आपकी बुक पे अवेलेबल हैं। अब दो जो बाकी है ना, ये वाले सी और डी, ये चारों आपके ब्लॉक्स में छुपे हुए हैं। जो साइड ब्लॉक्स होते हैं ना, वो आपने पढ़ने हैं बेटा, कोई चीज़ छोटी नहीं है। अब उनके अंदर ये दो छुपे हुए हैं, तो चार ओवरऑल आपके मेथड्स बन जाते हैं। सबसे पहला जो मेथड बनता है वो है थ्रू स्टोमेटा। फिर दूसरा है लेंटिसल्स, तीसरा है क्यूटिकल, और जनरल बॉडी सरफेस चौथा। अब ये दोनों आपके ब्लॉक्स वाले हैं। बी और ए जो है, ये दोनों आपके बुक में सिंपल हेडिंग्स के साथ मेंशन है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि लेंटिसल्स में ये जो हमारा है सबसे पहला स्टोमेटा वाला, स्टोमेटा क्या होता है और इसके थ्रू कैसे रेस्पिरेशन हो जाती है, सॉरी गैस एक्सचेंज हो जाता है। क्योंकि रेस्पिरेशन और गैस एक्सचेंज डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके होगे। तो स्टोमेटा नाइन्थ में आपने पढ़ लिया, लेकिन मैंने फिर भी आसानी के लिए यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की है। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ठीक है, पत्ते की निचली सतह पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जो आप आम आँख से नहीं देख सकते हो, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। द मेन जो, अब वो कहता है जी मेन गैस इस एक्सचेंज एक्सक्लूड द स्टोमेटा। मेन जो ऑर्गन है प्लांट के पास गैस एक्सचेंज का, वो स्टोमेटा ही है। अच्छा, अब अंदर की जो कहानी है ना, कि स्टोमेटा वाली जो सारी एनाटॉमी जिसे कहते हो, वो है इनर सेल्स ऑफ द लीव कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। अब लीव के अंदर कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें आप मेसोफिल सेल्स कहते हो। उन सेल्स का काम क्या होता है? उन सेल्स का काम होता है कि गैस एक्सचेंज में हेल्प आउट करवाना। ठीक है, गैस एक्सचेंज में क्या करना? हेल्प आउट करवाना। मेसोफिल सेल्स और कुछ एम्प्टी स्पेसेस, ये दोनों मिल के क्या करवाते हैं? हेल्प द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज टू अकर, ताकि आसानी से रेस्पिरेशन होते हैं स्टोमेटा के थ्रू, मेसोफिल सेल्स के थ्रू और एम्प्टी स्पेसेस के थ्रू। ये तीन चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो है रेस्पिरेशन हो जाती है। अब इसके दौरान प्लांट्स को किन किन कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, बुक में ऐसा सच लिखा हुआ है। नोट्स बना के पढ़ाने का आपको मकसद ये भी था कि आपको को टॉपिक के अंदर से हेडिंग्स बनाना भी आ जाए। ठीक है, तो दो तरह की आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस बन जाती हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग दो मेंशन है जो बन सकती हैं। वो है बेटा, एक तो डे टाइम, दूसरा प्लांट को दो ही टाइम्स फेस करने होते हैं। या तो वो दिन के टाइम धूप फेस करता है, या रात के टाइम उसे साया फेस करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें ही हमने देखनी है। तो सबसे पहले है कि जो है हमारा फर्स्ट टाइम, यानी जैसे आप कह लो कि डे टाइम बोल दो। ठीक है, डे टाइम के अंदर क्या होता है? डे टाइम के अंदर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर फंक्शनली एक्टिव एंड टेक्स प्लेस साइड बाय साइड। कहते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, आपने पिछले लेक्चर में देख लिया कि रेस्पिरेशन तो है कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस फूड प्रोडक्शन फैक्ट्री है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही एक्टिव होते हैं। अब जिस चीज़ को जो चीज़ स्टूडेंट्स को ज़्यादा तंग करती है ना, वो है कि इन दोनों चीज़ों को समझना कैसे है। देखें, सबसे पहले तो ऑक्सीजन, ये कहानी है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की डिस्कशन है ना, कहता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड by photosynthesis is used by cellular respiration and carbon dioxide produced by cellular respiration is used by
फोटोसिंथेसिस, ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, मतलब एक का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे का रिएक्टेंट है, और जो दूसरे का प्रोडक्ट है वो पहले का रिएक्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखें, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपने नाइन्थ में भी पढ़ ली है कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और ग्लूकोज बनाता है, दैट इज़ अ फूड मॉलिक्यूल। ये खुराक है, प्लांट के लिए ये खुराक है। ठीक है, ये हमारे लिए भी खुराक है। और ऑक्सीजन साथ में निकलती है। तो अच्छा, ये तो इसका प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब वही फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ना, वो यूज़ करके वो एज सच ही यूज़ हो जाते हैं। किस में यूज़ हो जाते हैं, यहाँ ये देखो, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मेजर फ़र्क है सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर, कि फोटोसिंथेसिस में खुराक बनती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन के अंदर वही खुराक ऑक्सीजन की मदद से टूटती है, ये बात याद रखना। अब वही खुराक का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप तोड़ते हो, जिसके नतीजे में क्या बनता है, हमारा मेजर कंसर्न होता है एटीपी, हमें एटीपी मिलती है। ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, और ये ऊपर जो है ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस है। तो अब आपने वो ऊपर वाली सेंटेंस का मतलब अब आपको समझ आना चाहिए कि वो उसने क्या लिखा हुआ है। कहते हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर फंक्शनली एक्टिव। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के ये दोनों, ये वाले दोनों प्रोडक्ट्स, ये उसके रिएक्टेंट्स हैं, रेस्पिरेशन के ये रिएक्टेंट्स हैं। तो ये इस तरह ये सारा सिनेरियो साइड बाय साइड चलता है। दूसरा नाइट टाइम आ जाता है। नाइट टाइम के अंदर अब इनमें से कोई एक भी चीज़ रुक गई, सारा सीरीज ऑफ स्टेप्स में मतलब खलल आ जाएगा, रुक जाएगा, सब कुछ ही रुक जाएगा, स्टॉप स्टॉप कर जाएगा। अच्छा तो रात के वक्त क्या है, इनमें से ये वाला जो साइकिल है ये रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस स्टॉप ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड CO2 बिकॉज स्टोमेटा आर क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट के बिना तो ये काम होता नहीं है फोटोसिंथेसिस वाला। तो रात के टाइम में धूप तो अवेलेबल नहीं होती, मेजर धूप है, लेकिन साथ में माइनर कार्बन डाइऑक्साइड भी अपना रोल प्ले करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्रॉस एक्सचेंज करवाना होता है, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, सनलाइट नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फिर नहीं होती, फिर प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करता है, प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है बाय गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग। सो उसके पास इर्द गिर्द हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, उसी से वो काम करवा चला लेता है, जैसे हमारे लिए भी हवा में ऑक्सीजन मौजूद है। तो रात के टाइम ये भी एज अ ह्यूमन बीइंग ही एक्ट करता है। अच्छा, दूसरा जो मेथड है ना, दूसरा मेथड है लेंटिसेल्स वाला। अब लेंटिसेल्स क्या चीज़ है, ये आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा भी होगा लेकिन अगर तफसील में, आई डोंट थिंक सो कि नाइन्थ में ये चीज़ मेंशन है। अच्छा, लेंटिसेल्स क्या होते हैं, लेंटिसेल्स आर द सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क, दीज पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। अब बार्क क्या होती है, छोटे छोटे सुराख होते हैं बार्क के अंदर, उसे आप उर्दू ज़ुबान में छाल कहते हो, या हाँ छाल बोलते हो। जिस तरह आपने लकड़ी देखी होगी या गन्ना देखा होगा, या कोई भी ऐसी लकड़ी जिसको आप हाथ से या दांतों से छील सकते हो, ऊपर वाली सरफेस उतार सकते हो, वो जो होता है ना ऊपर वाली सरफेस जिससे आप छील सकते हो, उसे छाल कहते हैं। ठीक है, उसे ही बार्क कहते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो आम आँख से आपको नज़र नहीं आते, उन्हें आप लेंटिसेल्स कहते हो। अब वो लेंटिसेल्स भी आप कह लो कि स्टोमेटा के रिश्तेदार हैं, उसी के रिलेटिव्स हैं। जैसे वो छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसी तरह ये भी लेंटिसेल्स जो हैं छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब वो कहते हैं इन लेंटिसेल्स के थ्रू। अब मैंने आपसे कहा लेंटिसेल्स और स्टोमेटा दोनों एक जैसे रिश्तेदार हैं, तो ये सिमिलर नहीं है। हाँ, इनमें थोड़ी बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है। अब इनमें और उनमें फ़र्क क्या है, वो लोअर एपिडर्मिस में होते हैं और नीचे निचली सतह पे होते हैं। ये कहाँ होते हैं, दे आर स्लाइटली हायर और रेज्ड देन द जनरल बॉडी सरफेस ऑफ स्टेम। ठीक है, ये तने के ऊपर होते हैं और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे नहीं होते, ये थोड़ी सी
ऊपर होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द ग्राउंड आप कह लो, ठीक है। दूसरा ये है, दे अलाउ द एयर टू पास थ्रू दैम। इसी तरह जैसे स्टोमेटा एक्सचेंज करवाता है वैसे ये करवाते हैं। मेजर डिफरेंस ये है कि ये स्टेम के ऊपर होते हैं और ग्राउंड सरफेस के पास नहीं होते, सेंटर वाले रीजन में या सतह ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। तीसरा है क्यूटिकल। क्यूटिकल ये भी बिल्कुल नई नई चीज़ है। क्यूटिकल क्या होती है ये आपको दिखाई हुई है। क्यूटिकल यहाँ पे पत्ते की जब आप एनाटमी स्टडी करते हो, एनाटमी कहते हैं अंदर से, जब आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो उसके अंदर से स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं सारा, तो उसे कहते हैं एनाटमी। जब आप उसकी एनाटमी स्टडी करते हो तो उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिलता है, ये देखें, ये डायग्राम की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये प्रैक्टिकल्स में भी आपको मदद देती है। प्रैक्टिकल्स जब आपके होते हैं उसमें भी परफॉर्मेंस में हेल्प आउट करती है, प्रोसीजर वगैरह लिखने में, ठीक है। कहते हैं जी क्यूटिकल क्या है। क्यूटिकल इज़ अ लेयर ऑन द अपर साइड ऑफ लीफ। अब ये लीफ की एनाटमी है ना, लीफ की एनाटमी में अब आप ये देख लें कि ये जो ऊपर वाली ग्रीन लेयर है, ऊपर वाली ग्रीन लेयर वो क्या है, क्यूटिकल है, ठीक है। उसके नीचे एपिडर्मिस, फिर म्यूज़ोफिल सेल्स, और फिर जो है आपका ये लोअर रीजन में स्टोमेटा। स्टोमेटा के ये दोनों बीन्स, और बीन्स का ये बीन्स को गार्ड सेल्स कहते हैं। तो ये तो थी बेसिक सी एनाटॉमी मैंने बताई है। तो हमारा टॉपिक चूँकि क्यूटिकल है तो उसी पे वापस आएंगे। तो क्यूटिकल का वो कह रहा है अपर साइड पे है ऑफ द लीफ दैट इज़ मेड अप ऑफ मेनली, जो किस चीज़ से मिलके बनी होती है, क्यूटिन प्रोटीन से, ठीक है। क्यूटिकल एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है आउटसाइड ऑफ द लीफ, जो किस प्रोटीन से मिलके बनी है, क्यूटिन प्रोटीन से मिलके बनी है। सम गैस एक्सचेंज ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द क्यूटिकल, ठीक है। थोड़ा बहुत इससे भी गैस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। लास्ट आपका जो टॉपिक बचता है वो हेडिंग बचता है, वो बचता है आपका जनरल बॉडी सरफेस। अब जनरल बॉडी सरफेस ना, ये भी आपके साइड ब्लॉक में मेंशन है, और इसकी एज सच कोई तफसील मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको, मैंने दो चार लाइनें आपको समझाने के लिए लिखी हैं। कहता है जी सम गैस एक्सचेंज, सम गैसेस डाइफ्यूज इन और आउट through the general body surface of young roots, so gas exchange takes place through the जनरल बॉडी सरफेस। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ, आपने 9th में पढ़ा है कि इसको ना डाइफ्यूजन कहते हैं, बस ये याद रख लो, इसको डाइफ्यूजन कहते हैं, DIFFUSION। तो डाइफ्यूजन का मतलब ये होता है कि बॉडी सरफेस से, जिसे आप एवेपोरेशन बोलते हो ना, ये समहाउ उससे रिलेट करता है, ठीक है। एवेपोरेशन भी क्या है, सतह बॉडी से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी चीज़ के, लिक्विड के, वो उड़ जाते हैं। ऐसे ही डाइफ्यूजन भी है। डाइफ्यूजन भी होता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाना, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से होती है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखो कि जब एक्सचेंज किसी भी चीज़ का, जब ये जुमला वो कह देगा कि भाई जनरल बॉडी सरफेस से है, तो उसमें आप 99% डाइफ्यूजन कंसिडर करते हो, 1% उसमें ऑस्मोसिस होता है। अब डाइफ्यूजन क्या है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन, और ऑस्मोसिस क्या है, लो से हाई कंसनट्रेशन। तो 99% डाइफ्यूजन और 1% ऑस्मोसिस, ठीक है। तो जनरल बॉडी सरफेस को आप यहाँ पे, जनरल बॉडी सरफेस को आप डाइफ्यूजन की हेडिंग से भी मेंशन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें अंदर जो मैकेनिज़्म है चूँकि वो डाइफ्यूजन है, इसलिए हम इसको डाइफ्यूजन की हेडिंग से भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके थे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किए गए थे कि जिसके थ्रू प्लांट गैस एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ना इस फॉर्मेट में ऐसे अरेंज किया है कि जिसमें से 2 हेडिंग्स वो हैं जो आपको साइड ब्लॉक्स में मिलेंगे, और 2 हेडिंग्स हैं जो कि आपको मेजर ही मिल जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि बुक में पहले कॉर्नर से लेके आखिरी कॉर्नर तक जो भी लिखा होता है हर चीज़ अहम होती है। ये आपके सामने ही है कि मैंने यहाँ आप देखें 2 हेडिंग्स निकाली है ना साइड ब्लॉक्स के अंदर से। अब वो जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि जी पेपर पता नहीं कहाँ से आ गया, वो यहीं से आता है, आगे पीछे से उन्होंने उठाया होता है, वो आपके सिलेबस में, आप लोग उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, ठीक है। ये 2 हेडिंग्स आपके ब्लॉक्स के हैं, ये 2 हेडिंग्स आपके मेन हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे दोबारा हम बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।